हेलो फ्रेंड, वेलकम वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक देख लिए थे। और ये जो क्वेश्चन है मैं आप लोग को बता दूं कि IAS मास्टर पब्लिकेशन का जो बुक है उससे मैं आप लोग को सारा क्वेश्चन सोल्व कराने वाला हूँ। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा तो उससे जाकर आप ज़रूर देख लें। ये टॉपिक अभी चल रहा है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसमें मैं आप लोग के 30 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका था। और आज स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज लिस्ट इलास्टिक। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज लिस्ट इलास्टिक, मतलब कि इन चारों में से सबसे कम इलास्टिक कौन है, सिल्वर, आयरन, रबर या कॉपर। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा रबर। रबर जो है वो इन सब में से सबसे कम इलास्टिक मटेरियल है। देखिए यहाँ पे इलास्टिक मटेरियल कौन कितना इलास्टिक है और कौन कितना नहीं, वो यहाँ से पता लगेगा। देखिए आप लोग, ये कर्व जो आप लोग दिखाई दे रहा है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ये कर्व है। इसमें देखिए यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो रबर है वो सबसे लीस्ट इलास्टिक मटेरियल है। उसके बाद आपका आ जाएगा कॉर्क, उसके बाद कंक्रीट, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद आपका आ जाएगा माइल्ड स्टील, और उसके बाद आपका आ जाएगा कॉपर, और लास्ट में आ जाएगा कास्ट आयरन। ठीक है, तो ये कर्व आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस कर्व को ज़रूर से ज़रूर याद कर ले। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, ए बार L मीटर लॉन्ग एंड हैविंग एरिया, इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज सब्जेक्टेड टू ग्रेजुअल अप्लाइड टेंसाइल लोड W, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन ए बॉडी इज। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ए बार ऑफ L मीटर लॉन्ग हैविंग इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज सब्जेक्टेड टू ग्रेजुअली अप्लाइड टेंसाइल लोड W, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन द बार। यानी कि स्ट्रेन एनर्जी निकालना है। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, हाफ इंटू स्ट्रेस गुना स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। और ये क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है, और इसका आंसर जो होगा वो आपका बी हो जाएगा, W²L/2AE। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये इतना कैसे आता है। यहाँ पे आप लोग सोल्यूशन इसका देख सकते हैं। फॉर्मूला आपका होता है हाफ स्ट्रेन गुना स्ट्रेस गुना स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो स्ट्रेस हो जाएगा W/A, स्ट्रेन हो जाएगा स्ट्रेस बाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया गुने लेंथ। इतना करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा W²L/2AE। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक नोट पॉइंट में लिखा हुआ है आपका। नोट पॉइंट क्या है, फॉर सडन अप्लाइड एप्लीकेशन ऑफ ए लोड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम विल बी। ठीक है, मतलब ये जो आप लोग ऊपर जो देख रहे थे ये ग्रेजुअली अप्लाइड लोड पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, और यहाँ पे आप लोग ये जो नीचे देख रहे हैं ये आपका सडन अप्लाइड लोड पे है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब सडन अप्लाइड लोड होता है तो आपका जो स्ट्रेन एनर्जी होता है वो दुगना हो जाता है, तो इसके फॉर्मूला में हाफ नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 33 क्वेश्चन है आपका, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू। हुक्स लॉ जो आपका है वो कहाँ तक वैलिड है, तो हुक्स लॉ जो वैलिड है वो अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। हुक्स लॉ क्या है ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन 34, फॉर ए बीम कैरिंग ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड द स्ट्रेन एनर्जी विल बी मैक्सिमम इन केस ऑफ द। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर एक बीम है उस पर अगर UDL लोड आ रहा है तो मैक्सिमम जो स्ट्रेन एनर्जी होगा वो कौन से बीम में होगा। ठीक है, प्रोप कैंटिलीवर बीम या फिक्स एट बोथ एंड या कैंटिलीवर बीम या सिंपली सपोर्टेड बीम। तो इसका जो आंसर है आपका वो कैंटिलीवर बीम हो जाए। कैंटिलीवर बीम कैसे आंसर होगा, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी मैक्सिमम उसमें होता है जिसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आता है। ठीक है, और अगर सारे के केस में देखेंगे तो कैंटिलीवर बीम का जो डिफ्लेक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू ऑब्जर्व एनर्जी टिल द ब्रेकिंग और रप्चर टेक प्लेस इज नोन एज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टफनेस। ठीक है, एक बार देख लीजिए, द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू ऑब्जर्व एनर्जी टिल द ब्रेकिंग और रप्चर टेक प्लेस नोन एज। ठीक है, ब्रेकिंग पॉइंट तक कोई भी मटेरियल कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वही होता है उसका टफनेस। टफनेस का डिफिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं क्या है। टफनेस का डिफिनेशन, टफनेस इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल द ब्रेकिंग और रप्चर टेक प्लेस। इट इज इक्वल टू टोटल एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व अप टू फ्रैक्चर। ठीक है, यहाँ पे आप लोग हार्डनेस भी देख सकते हैं, ये इसका डायग्राम है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टफनेस है। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन क्या है, द पॉइजन रेशियो म्यू इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ, रिपीटेड क्वेश्चन है। पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला होता है लेटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, ट्रांसवर्स स्ट्रेन टू एक्सियल स्ट्रेन। ठीक है, लेटरल को ही ट्रांसवर्स बोलते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल को ही एक्सियल बोलते हैं, तो इसका आंसर आपका सी हो गया। क्वेश्चन 37, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इन चारों में से डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्या है, किसका है। तो देखिएगा, तो यहाँ पे जो आपका जो शियर फोर्स जो होता है उसका तो डायमेंशन होता है, स्ट्रेस का डायमेंशन होता है, लेकिन क्या स्ट्रेन का कोई डायमेंशन होता है? स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। स्ट्रेन जो है वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शियर फोर्स का न्यूटन होता है, स्ट्रेस का न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्ट्रेन डायमेंशन लेस, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो स्ट्रेस का होता है वही हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज। तो इसका आंसर हो जाएगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ए। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय विच इट गेट्स परमानेंट डिफॉर्मेशन आफ्टर ए लोड विच इज नॉट रिकवर आफ्टर रिमूविंग द लोड। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। यहाँ प्लास्टिसिटी आप देख सकते हैं, उसका डिफिनेशन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कहता है, ए लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशन टू ऑब्टेन्ड मटेरियल इज। फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है ए लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशन टू ऑब्टेन्ड ए मटेरियल इज। ठीक है, लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन किस में आता है, किस मटेरियल में। ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन हैविंग इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टी, मतलब कि जिस मटेरियल में इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टी होता है उस मटेरियल में आपका लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशन आता है, या फिर हैविंग प्लास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टी, या फिर फॉलो हुक्स लॉ, या भी व्हिच आर रिजिड इलास्टिक मटेरियल। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फॉलो हुक्स लॉ। जो मटेरियल हुक्स लॉ को फॉलो करेगा उसका जो डायग्राम होता है वो होता है आपका कुछ इस तरह से बनता है ना, ऐसे। तो यहाँ से जो हुक्स लॉ होता है वहाँ तक लीनियर ये जाता है, तो यही चीज़ क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। 41 है क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय विच इट कैन बी बीटन और रोल्ड इनटू प्लेट। ठीक है, बोल रहा है कि वह प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के कारण हम उसको
बीटेन कर सकते हैं या रोल इनटू प्लेट के रूप में फॉर्म कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेलाबिलिटी यानी कि ए। क्वेश्चन नंबर 42, पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन यानी कि आंसर हो जाएगा, सॉरी, लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन यानी कि ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन क्या है कि स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सडन एक्सियल लोड इज गिवन बाय, मतलब कि स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सडन एक्सियल लोड, तो हम बताए थे कि ये होता है जो ग्रेजुअली लोड का दुगना हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पी इंटू डिफ्लेक्शन। ठीक है। ऐसे आपका फॉर्मूला क्या होता था, तो आपका फॉर्मूला होता था स्ट्रेन यू इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी बराबर हाफ गुने पी गुने डिफ्लेक्शन होता था फॉर्मूला। लेकिन जो सडन लोड होता है उसके कारण जो होता है ये दुगना हो जाता है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आपको सिर्फ बच जाएगा पी इंटू डेल। कैसे दुगना होता है वो देख लीजिए। जो ग्रेजुअली लोड होता है उसमें आपका ट्रायंगुलर बनता है, जो सडन लोड होता है उसमें आपका रेक्टेंगुलर बनता है डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 42, टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ एन आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो आइसोट्रोपिक मटेरियल में इलास्टिक कांस्टेंट की का संख्या होता है वो आपका 2 होता है। ठीक है। एक होता है आपका म्यू और एक होता है आपका ई। ठीक, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यू और ई 2 होता है। और आइसोट्रोपिक मटेरियल की अगर बात करता है तो आइसोट्रोपिक मटेरियल में जो है वो 9 होता है, एन आइसोट्रोपिक और नॉन आइसोट्रोपिक की बात करता है तो 21 होता है। क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन क्या कहता है, क्रीप इज ए मटेरियल, क्रीप ऑफ ए मटेरियल, एक मटेरियल का क्रीप क्या होता है, तो क्या होगा, नोट बीइंग डक्टाइल टू बिकम ब्रिटल, डिसअपियरेंस ऑफ डिफॉर्मेशन ऑन रिमूवल ऑफ लोड, या फिर कंटिन्यूड डिफॉर्मेशन विथ टाइम अंडर सस्टेंडेड लोडिंग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। क्रीप जो होता है वो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है कांस्टेंट लोड के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए पढ़ सकते हैं क्रीप क्या होता है। क्रीप इज ए मटेरियल, क्रीप ऑफ मटेरियल डिफाइंड एज द कंटिन्यूड डिफॉर्मेशन विथ टाइम अंडर सस्टेंडेड लोडिंग ड्यू टू इफेक्ट ऑफ क्रीप स्ट्रेस रिलैक्सेशन टेक्स प्लेस, इट इज टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिवली डक्टाइल मटेरियल, इन सारा मटेरियल में डक्टाइल मटेरियल सबसे ज़्यादा कौन है। ठीक है, तो आपको बताएंगे डक्टाइल मटेरियल है तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, कास्ट आयरन माइल्ड स्टील हो जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पढ़ सकते हैं, माइल्ड स्टील इज मोर डक्टाइल मटेरियल बिकॉज इट अंडरगोज लार्ज इलास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर फेल्यूर, इट पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन इज ग्रेटर दैन 5% इज कॉल्ड डक्टाइल मटेरियल। ड्यू टू हाई कार्बन कंटेंट डक्टाइल मटेरियल reduce, so cast iron and high carbon steel are brittle in nature। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर दिया हुआ है, द ऑर्डर ऑफ डक्टिलिटी ऑफ एवब ऑप्शन इज, सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन होगा, माइल्ड स्टील होगा, उसके बाद कौन होगा, तो उसके बाद आपका ब्रॉन्ज हो जाएगा, फिर आपका हाई कार्बन स्टील हो जाएगा और फिर आपका कास्ट आयरन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, अच्छा से पता नहीं लग रहा है, कोशिश करते हैं। इन ब्रिलियंट हार्डनेस टेस्ट द टाइप ऑफ इंडिकेटर यूज इज, तो ब्रिलियंट हार्डनेस टेस्ट में कौन सा इंडिकेटर यूज होता है, तो होता है हार्ड स्टील बॉल। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है,
द इंटेंसिटी ऑफ डायरेक्ट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी पॉइंट डिस्टेंस और फ्रॉम द नेचुरल एक्सिस इज प्रोपोर्शनल टू। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, आर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि स्ट्रेस जो होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो स्ट्रेस जो है वो आपका वो आर के प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का, वो है 49। क्वेश्चन दिखाई नहीं अच्छा से दे रहा है, फिर भी प्रयास करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज, छोड़ दीजिए क्वेश्चन को, पता नहीं लग रहा है, यहाँ पढ़ लेते हैं। वुड है द लीस्ट वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का सबसे कम वैल्यू किसके पास होता है। ठीक है, वुड के पास या ग्लास के पास या कॉपर के पास या एल्यूमिनियम के पास। तो सबसे कम वैल्यू जो होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, वो होता है वुड का। तो आंसर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 50 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आज भर इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।